अब आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? ऑडियो वाले में देखिए कि वहां पे आ रहा है या नहीं। अब आ रही है आवाज? सुनाई दे रही है? नहीं आ रही? ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। तो आज से आप लोगों की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होनी है, जैसा आप लोगों को बताया गया है। और ये भी साथ में आपके पास जानकारी होगी कि ये लाइव क्लास है, यानी रियल टाइम में अभी आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो इसी वक्त ये क्लास यहाँ से रिले हो रही है। ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। आप सभी लोग सिविल सेवा की प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। सभी के अपने अपने सपने हैं, सभी के अपने अपने हौसले हैं। हर किसी की अपनी अपनी एक कहानी भी है। किसी के जीवन में संघर्ष का स्वरूप अलग हो सकता है, स्ट्रगल के नेचर अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई वह अपने अपने स्तर पर एक स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में कई बार जब हम इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस एग्जाम को कम समय में और पूरी एक्यूरेसी के साथ, पूरी सर्टेनिटी के साथ कैसे हम क्रैक कर सकें। इसके लिए जरूरी ये है कि हम पहले ही जब इस स्टार्ट करें इस एग्जाम की तैयारी को, बिगिनिंग में हम इस एग्जाम के नेचर को, इसके सामने आने वाले चैलेंजेस को, और क्या ऐसी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे हम इस एग्जाम को क्रैक करना और आसान इजी बना सकते हैं, उन सभी चीजों पे हमें गौर करने की जरूरत है, हमें अपना अटेंशन देने की जरूरत है। इसलिए हम टॉपिक स्टार्ट करें इसके पहले ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस पूरे एग्जाम के नेचर को और इससे जो रिलेटेड मिथ हैं, इससे रिलेटेड जो कंसर्न हैं, इससे रिलेटेड जो आपके डाउट हैं, उनको भी क्लियर करें और फिर कहीं आगे मूव करें। अगर हम इस एग्जाम की तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल यहां पर आता है वो आता है आपके कन्विक्शन का, सवाल आता है आपके पैशन का। अमूमन जब कोई भी सिविल सेवा की तैयारी करता है तो उसके पीछे जो दो बड़े फैक्टर होते हैं इंस्पायर करने के, मोटिवेट करने के, या तो उनमें एक गजब का पैशन होता है या कहीं कोई कंपल्सन होता है। यानी आप एक जुनून के साथ, एक जिद के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। आपका मकसद किसी भी तरीके से इस अपने बड़े ड्रीम को पूरा करना होता है, या फिर आपके जीवन की कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो आपको फोर्स करते हैं कि आप सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट करें। खासकर आज के दौर में जब से ये पेंडेमिक का दौर आया है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर एक अलग तरीके का अट्रैक्शन लोगों में आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जितना भी डायलेमा में जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर उतना ही ज्यादा वहां पर जो है वह अट्रैक्टिंग लगेगा और लोग वहां मूव करने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है आप में से बहुत से लोग जो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर भी रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्यों ना हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और इस एग्जाम में हम अपने को क्रैक करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि कुछ लोगों के लिए तो ये जो एग्जाम है ये उनके कॉलेज टाइम में, स्कूल में या चाइल्डहुड में उनके फैमिली मेंबर्स के थ्रू या उनके टीचर्स के थ्रू या उनके जो पीयर्स ग्रुप हैं उनके थ्रू कहीं ना कहीं ये एक अप्रोच यहाँ पर दिमाग में वो धीरे धीरे एक विजन बनना स्टार्ट हुआ कि नहीं, हमें सिविल सेवा की तैयारी करनी है। और कुछ लोगों के लिए वह धीरे धीरे लेटर फेज में जब कोई ऑप्शन नहीं था तो उनको ये लगता है कि चलो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। तो कंपल्सन और पैशन दोनों फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि क्या आपके अंदर इस एग्जाम को लेकर वो तड़प है, क्या आपको लेकर इस एग्जाम को लेकर वो कमिटमेंट है जो इसके लिए सबसे ज्यादा अहम होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए अपने आप से कई बार सवाल पूछने पड़ते हैं कि आप सिविल सेवा में आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं। आप जब इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आखिर आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं।
वहां पर बहुत से लोग आइडियलिस्टिक बातें भी करते हैं, बहुत से लोग बहुत प्रैक्टिकल बातें भी करते हैं, लेकिन अच्छा आंसर वो होता है जो आपकी पर्सनालिटी के साथ सूट करता है, जो आपके नेचर के साथ सूट करता है। बहुत से लोग बोलेंगे कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करने आए हैं, हम सोसाइटी को सर्व करने आए हैं, हम नेशन को सर्व करने आए हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आप समाज को, देश को, और अगर आप जो है मानवता की सेवा करने आए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये बड़ी बड़ी बातें क्या वाकई वो आपके अंदर रियलाइजेशन है? और अगर हर एक व्यक्ति यही जवाब दे रहा है कि नहीं, हम देश सेवा, समाज सेवा, मानवता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो सिस्टम में बैठे वो लोग कौन हैं जो वहां पर गलत प्रैक्टिसेस करते हैं? सिस्टम में दोनों तरीके के लोग हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग हैं। तो जवाब देने के लिए जवाब देना, अपीज करने के लिए जवाब देना, वो एक पहलू होता है, और आपकी पर्सनैलिटी उस चीज को जस्टिफाइड करती हुई दिख रही है, आपका एक्सप्रेशन, आपका बॉडी आपका बॉडी जो रीडिंग है, जो वहां बॉडी लैंग्वेज है, वो ये बता रहे हैं कि नहीं, ये आपका नेचुरल जो है चॉइस है, और इस फील्ड में आकर आप बेहतर काम करेंगे। और ये तब हो पाता है जब आपके अंदर ये कन्विक्शन हो। और ये कन्विक्शन कब होगा? जब आप सिविल सेवा की तैयारी केवल इसलिए नहीं करते हैं कि ये प्रेस्टिजियस जॉब है, इसलिए नहीं करते हैं कि यहां पर आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपको बहुत से लग्जरीज जो है फैसिलिटीज मिलने वाले हैं, आपको अथॉरिटी मिलने वाला है, बल्कि आप इसलिए भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप इस एग्जाम के थ्रू जिस पद पर आप पहुंचने वाले हैं, आप उस पद की डिग्निटी को समझते हैं। आप समझते हैं कि उस पद पर अगर आप बैठे हुए हैं तो आपके एक सिग्नेचर से क्या होने वाला है, आपके द्वारा उठाए गए एक कदम से क्या होने वाला है, ये आपको मालूम है, उस जिम्मेदारी का एहसास मालूम है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एक बार इस पहले सवाल पर हम थोड़ी देर सोचें। जो लोग एग्जाम की तैयारी शुरू कर चुके हैं, आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सिविल सेवा क्यों मायने रखती है? क्यों इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है? अंग्रेजों ने भी इस बात को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में कहा कि सिविल सर्विसेज हैं। और जब देश आजाद हुआ तो 21 अप्रैल को जब हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाने लगा, तो पहली बार सरदार पटेल ने भी कहा कि हमारे जो सिविल सर्वेंट हैं वह स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हैं। ये आखिर यहां पर ऐसा क्यों बोला गया? अंग्रेजों ने भी यही बात बोली, और आजाद भारत में हमारी सरकारों ने भी इसी बात को यहां पर कंटिन्यू रखा। क्या अंग्रेजों के समय सिविल सेवा की भूमिका अलग हुआ करती थी, या वैसी ही भूमिका जो अंग्रेजों के समय थे वो आज भी है? ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये भी हमारा इस पूरी तैयारी का एक हिस्सा है। अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज के नेचर की या उसके रोल की, तो पहले हमें कुछ चीजें बेसिकली समझनी होंगी। कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट अगर वो बनता है, या कोई भी स्टेट एग्जिस्टेंस में है, कोई भी राज्य अगर अस्तित्व में है, तो उस स्टेट के कुछ सर्टेन रोल होते हैं जिसे उसे प्ले करना होता है। अगर हम बात करें स्टेट की, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी एक्स वाई जेड, उनके कुछ अपने रोल वहां पर फिक्स होते हैं। स्टेट का एग्जिस्टेंस क्यों आया होगा, थोड़ा सा इस बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। ये राज्य क्यों आया? पहले अगर लोग रहते थे तो वो लोग मिलकर आपस में जो इंटरेक्टिव रिलेशन बनाते थे, जिसे हम सोसाइटी कहते हैं। तो पहले लोग सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटीज तो थी, लेकिन पहले शुरुआती दौर में आप इमेजिन कीजिए कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जिसे हम स्टेट कहते हैं या जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। एक सोसाइटी थी, और ये जो सोसाइटी थी, इस सोसाइटी में आपस में लोगों के जो इंटरेक्शन थे, वो आपसी जो रूल रेगुलेशन थे उसके थ्रू कंट्रोल होते थे। यानी कुछ इथिकल वैल्यूज बने थे, कुछ वैल्यू सिस्टम हर एक सोसाइटी का हुआ करता था। वहां कोई गवर्नमेंट नहीं होता था, कोई मोनार्क नहीं हुआ करता था, कोई राजा नहीं होता था, कोई सरकार नहीं होती थी, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता था। ऐसे में सोसाइटी जो है सेल्फ रेगुलेटेड तरीके से काम कर रही थी। लेकिन अमूमन ये देखा जाता था कि सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं, और सोसाइटी में जब हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है, हमारे बीच में कोऑपरेशन भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज तो बनी रहेंगी। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाए,
कल्पना कीजिए कि वहां पर लोग वह अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू कर दें और दूसरों पर कंट्रोल करना शुरू कर दें। ऐसा ही एक दौर शायद आया होगा जब यह देखा गया कि सोसाइटी में वे लोग जो पावरफुल थे वो वीकर सेक्शन पर कंट्रोल करने लगे, यानी माइट इज राइट का कंडीशन आया। जो ताकतवर है उसी का अधिकार होगा, सोसाइटी में वही रूल करेगा। तो कहीं पे कोई रिसोर्सेज है तो जो ताकतवर होता था वो उस पर कब्जा कर लेता था। नियम कायदे वो ताकतवर लोग बनाते थे और अपने इंटरेस्ट के लिए बनाते थे। ऐसी सोसाइटी एनार्कियल सोसाइटी थी। यह अराजकतापूर्ण समाज है जहां पर जो भी मेंबर हैं उनके लिए इक्वल लॉ नहीं है, इक्वल रूल नहीं है, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के इनिशियल फेज में माना जाता है कि वहां सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा थे। माइट इज राइट का कंडीशन था। फिशरीज लॉ वहां पर काम करते थे, मत्स्य न्याय काम करते थे कि वहां पर लोग एक दूसरे से भिड़ा करते थे, बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती थी। ये सोसाइटी और इस तरीके का जो सिविलाइजेशन था वहां हमने रियलाइज किया कि हमारे लिए जरूरी है एक ऐसी अथॉरिटी का जो हमारे लिए कुछ रूल बनाए, जिस रूल को हम लॉ कहें, और इसको यहां पर कंप्लाई करना इसके साथ या इसको जो है फॉलो करना वो हर एक मेंबर के लिए जरूरी हो, जिससे हम सिविलाइज्ड हो सके। तो ये जो स्टेट आप कहते हैं या कंट्री कहते हैं या नेशन कहते हैं, इनका एग्जिस्टेंस इसीलिए आया था जिससे लोगों के बिहेवियर को, लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट किया जा सके। और अगर कोई स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो उसे पनिशमेंट दिया जा सके। तो यहां स्टेट के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पावर हुआ करता था, और वो क्या था? पनिशमेंट का। स्टेट ने अपनी मशीनरी वगैरह बनाई। तो शुरुआती दिनों में यह माना गया कि स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो इसलिए है कि वह लॉ एंड ऑर्डर यहां पर प्रोवाइड करता है। सोसाइटी जिस जगह पर वह स्टेट एग्जिस्ट करता है वह अपने मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो स्टेट का जो रोल है वो डिसाइड किया गया कि यह सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में काम करेगा। इसका काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्राइम हैं, उनको खत्म करना और बाहर के एक्सटर्नल थ्रेट को खत्म करना। ये किसका रोल होता है? स्टेट का रोल होता है, कंट्री या नेशन का रोल होता है। दूसरा, यह भी माना गया कि स्टेट का काम केवल ये नहीं है कि लॉ बना देना, रूल बना देना, बल्कि ये माना गया कि स्टेट हमारे लिए एक गार्जियन की तरीके से, गवर्नमेंट हमारे लिए गार्जियन की तरीके से, जो हमें यह बताएगा कि कैसे एक बेटर क्वालिटेटिव लाइफ हम एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए यहां पर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका माना गया, वो माना गया कि इसका काम वेलफेयर यहां पर होगा। ये हमारी नीड्स को फुलफिल करेगा और हमें अपॉर्चुनिटी देगा एक बेटर डिग्निफाइड लाइफ जीने का। ये स्टेट का काम बताया गया। ऐसे में स्टेट का जो रोल था वो आप समझिए समय के साथ बढ़ता गया। स्टेट का यह माना गया कि स्टेट का काम जो है वह गुड लाइफ के सिचुएशन को क्रिएट करना है, कि सभी को अच्छी दशाएं मिल सकें, हेल्थ अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, इंफ्रा अच्छा हो, वहां पर हर एक लोगों के बीच में कल्चरल लिंकेजेस काफी बेहतर तरीके से हो। स्टेट का काम यह भी बताया गया। स्टेट का काम वेलफेयर के साथ साथ ये बताया गया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक कंट्री की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, एक अपनी डिग्निटी होती है। आप इंडिया के हैं तो आप एक सेंस ऑफ इंडिया आपके अंदर रहता है। भारत महान क्यों है, अमेरिका महान क्यों है, ये जो सेंस है, ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी भी जो है यह स्टेट ही हमें क्रिएट करती है, हमें सिटीजनशिप देती है, हमारी एक पहचान बनाती है कि यू आर इंडियन। हमारी एक आइडेंटिटी जो हम लोगों की है, ये हमें एक नेशन के रूप में हमारे बीच के बॉन्ड को मजबूत करती है। तो स्टेट का मल्टीपल रोल आज के युग में होता है, पहले के समय में भी था और आज के समय में तो स्टेट का रोल लगातार बढ़ा है। अब ऐसे में जो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लर्न करने वाली है
वो ये है कि ये जो स्टेट है असल में काम कैसे करता है। तो आपको मालूम होगा कि स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। मैं पूछूं आपसे कि इंडिया क्या है, तो मैं कहूं कि स्टेट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट, या यहां पर स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिकी राज्य क्या है, तो आप राज्य को देख नहीं सकते, आप देखते हैं गवर्नमेंट को। राज्य का जो मूर्त रूप है उसे हम क्या कहते हैं, वह गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहां पर स्टेट का मतलब है कि यह काम किसको करना है, यह काम गवर्नमेंट को करना है। और गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होते हैं, बचपन से ही आपने पढ़ा होगा। सरकार के 3 अंग हैं जो बचपन से आपने पढ़ा होगा। पहला सबसे महत्वपूर्ण है लेजिस्लेचर यानी विधायिका। लेजिस्लेचर का मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसका काम केवल कानून बनाना होता है, जो कानून बनाती है। और कानूनों को लागू करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है, यानी कार्यपालिका का होता है। और ये पॉलिसीज को, लॉ को वह निचले स्तर पर क्या है, इंप्लीमेंट करने की अथॉरिटी इसके पास होती है। और तीसरा ब्रांच जो है वह जुडिशरी का है, जिसका यह काम देखना होता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर सिटीजन के बीच में, गवर्नमेंट्स के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, तो वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम भी, दूर करने का काम भी किसका है, न्यायपालिका का है। तो न्यायपालिका का काम एक जस्ट सोसाइटी, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए वह अपनी भूमिका को तय करना होता है। अब यहां पे जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के ये 3 ब्रांचेस हैं, और हम अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस चीज की बात करें, तो जब लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो हमारे यहां पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, हमारे यहां स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट असेंबली आप देखते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल देखते हैं, ये विधायिका के हिस्से हैं। विधायिका का मतलब संसद, विधायिका का मतलब क्या है, तो यहां पर विधानसभा, विधान परिषद, ये सब विधायिका के भाग होते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात की जाए, कार्यपालिका की बात की जाए, तो यह 2 भागों में बटा होता है। एक जिसे हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एक जिसे हम यहां पर पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, तो दूसरे को एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एग्जीक्यूटिव कहते हैं, यानी प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राजनीतिक कार्यपालिका, जो लेजिस्लेचर के कानूनों को लागू करती है, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के रूप में देखते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो मिनिस्टर यहां पर क्या कहलाते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका कहलाते हैं। प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हम उसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब है जिसे सिटीजन ने इलेक्ट किया है, नागरिकों ने चुना है, और इनकी वह रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए बीच बीच में इनका इलेक्शन होता रहता है। और यही वजह है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो परमानेंट इन नेचर नहीं होते हैं, यानी ये टेम्पररी होते हैं। 5 साल में चुनाव हुआ, हो सकता है कि इनको हटाया जाए, या फिर अगर जनता को लगता है सब ठीक है तो इनको कंटिन्यू रखा जाए। तो राजनीतिक जो कार्यपालिका होता है वह अस्थायी होता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होता है, इसे आप सिविल सर्विसेज के रूप में कहते हैं, या सिविल सर्वेंट जो होते हैं, बेसिकली वो यहां पर यह एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं। और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं, जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं ब्यूरोक्रेसी, जिसके लिए आप नौकरशाही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आप इस गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में कहां हैं, पहले आपको यह समझने की जरूरत है। आप प्रशासनिक कार्यपालिका का काम करने जा रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट के रूप में, ब्यूरोक्रेसी के रूप में आप सर्व करने जा रहे हैं नेशन को। आपका मूल काम क्या है, आप लेजिस्लेचर के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, उन कानूनों को इंप्लीमेंट करना, इनकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, इनके स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना, यह किसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर यहां पर आपके लिए एक एग्जाम बनाया जाएगा, तो एक ऐसा एग्जाम लिया जाएगा आपसे जिससे
हम ये समझ सके कि क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि ग्राउंड लेवल पर आप जाकर पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर पाए, क्या आप वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को इंप्लीमेंट कर पाए, क्या ये आपके पास वहां पर स्किल है या नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक एग्जाम्पल से ये सारी चीजें समझते चलिएगा जिससे कि ये क्लियरिटी हो कि असल में क्या डिमांड है एग्जाम का, और अगर आप इस डिमांड को समझते हैं तो आपका जो विजन है, आपका जो अप्रोच है इस एग्जाम को लेकर, नेचुरली वो भी बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उसी तरीके से सोचना, उसी तरीके से काम करना शुरू करेंगे और तब आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन भी आ रहे हैं आप उनको प्रिडिक्ट कर पाएंगे। क्योंकि यूपी पीसीएस अगर आप देखे होंगे कि अब पिछले 2-3 सालों से वह 360 डिग्री का एक चेंज वहां पर आ गया है। आज के समय में यूपी पीसीएस के जो एग्जाम है वो यूपीएससी के तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप पैटर्न देखें तो पैटर्न भी चेंज हो चुका है। यूपीएससी की तर्ज पर यूपी पीसीएस में भी पैटर्न अब बदल चुका है, ये आपको मालूम है। अब मेंस जो है ऑब्जेक्टिव नहीं रहा जीएस का, अब मेंस जीएस का क्या है, सब्जेक्टिव है। 4 पेपर ठीक उसी तरीके से बनाए गए हैं जैसे आईएएस में होते हैं। आईएएस में ऑप्शनल और जीएस के 4 पेपर और निबंध आपको वहां पर वह एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहां पे आपके साथ भी ठीक वैसे ऑप्शनल के साथ साथ जीएस के 4 पेपर, निबंध और जनरल हिंदी यहां पर पूछे जाते। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये समझ सकें कि आखिर वो प्रश्न जहां से पूछ रहे हैं उसका नेचर क्या है, कैसे हमें तैयारी करनी है और क्या करना है। ये सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर जब वो प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्न पूछने का मोटिव क्या होता है, उनके प्रश्न पूछने का सबसे इंपॉर्टेंट जो वहां पर एम्फेसिस होता है वो किस चीज पे होता है, एक बार पहले उस पर ध्यान देते हैं। हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का काम वह पॉलिसी इंप्लीमेंट करना होता है, यहां पर यह लॉ को इंप्लीमेंट करना होता है, यह काम इनका होता है। लेकिन अब इसी के साथ एक और पहलू समझिएगा। अगर आप एसडीएम के रूप में हैं, आप डीएसपी के रूप में हैं, आप नायब तहसीलदार के रूप में हैं, आप सीटीओ, बीडीओ, डीपीआरओ, आप किसी भी पीसीएस अधिकारी की भूमिका में हैं, तो आप निचले स्तर पर जाकर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं और वहां पर आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो आप वो लोग हैं जिनको सही फीडबैक मालूम है, जनता की सही नब्ज मालूम है, आपको मालूम है कि लोगों की जरूरतें क्या हैं और उन जरूरतों को पूरा करने में क्या चैलेंजेस आते हैं। तो इसीलिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो परामर्श लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, इन्हीं के थ्रू ये रूल करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं ये डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव को जरूर देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, लेकिन इनके पास भी फीडबैक कहां से आता है, इनके पास भी फीडबैक इन्हीं ब्यूरोक्रेट से आता है, आप ही लोगों से आता है। यानी आपका काम केवल पॉलिसी इंप्लीमेंट करना नहीं है बल्कि पॉलिसी इनपुट भी देना है। जो हमारे देश में कानून बन रहे हैं, जो अलग अलग योजनाएं बन रही हैं, नीतियां बन रही हैं, असल मायने में इसके पीछे जो सबसे बड़ा हमारा दिमाग लगा हुआ है वह इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स का लगा हुआ है, क्योंकि वो रियल प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वहां पर काम कर रहे हैं। इसलिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 2 लेवल पर है। पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए और पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की भी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इमेजिन कीजिए कि आपसे यह बोला गया कि आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये सॉरी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये क्या कहता है, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करता है, सार्वभौमिक शिक्षा की बात करता है कि सब तक शिक्षा का जो पहुंच हो, एक्सेस हो, सभी लोगों तक हो। आप एक जिले में एसडीएम हैं, आप एक जिले में अधिकारी हैं और आपसे यह बोला गया कि भाई इसको आप इंश्योर करो, आप जो है यहां पर कोऑर्डिनेट करो बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ मिलकर। आपको पहला यह काम दिया गया है कि यह जो सार्वभौमिक शिक्षा यूनिवर्सल एजुकेशन है यह घर घर तक पहुंचना चाहिए, कोई बच्चा नहीं छूटना चाहिए, हर कोई स्कूल जाना चाहिए। अब यहां पर जब ये पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा,
और उसी हिसाब से देखिए कि कैसे जो है यहां पर चीजें होती। इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स देखी। इन्होंने देखा पहली चीज कि गर्ल्स जो हैं उनका रेशियो बहुत कम है। कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। इन्होंने देखा कि यहां पर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो कम्युनिटी है, उनके भी बहुत से बच्चे स्कूलों में नहीं आ रहे हैं, भले ही फ्री एजुकेशन वहां पर दिया जा रहा हो। इन्होंने देखा कि कई माइनॉरिटीज जो हैं, ग्रुप्स भी हैं जिनके बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, और ये अपने आप में इनके लिए एक बड़ा कंसर्न का विषय है, जबकि एजुकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका। ऐसे सिचुएशन में आप एक अधिकारी के रूप में क्या करते हैं? एक तरीका सिंपल सा हो गया कि हमको तो एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट करना है। हम वहां पर घर घर जाएंगे और कहेंगे और उनको वहां पर धमकी भी देंगे कि आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही होगा। यानी एक तरीका हो गया अथॉरिटी का तरीका, और वो अथॉरिटी आप लेने आ रहे हैं कि हम सबको हड़काएंगे। लॉकडाउन जो है लगा हुआ है, कोई बाहर निकल गया तो हम उसको वहां पर वो बहुत पीटेंगे, बहुत मारेंगे। एक अथॉरिटी का सेंस लेकर चलते हैं। जो अथॉरिटी का सेंस लेकर चलते हैं वो ज्यादा दिन तक सफल नहीं हो पाते हैं। आपने छत्तीसगढ़ के एक आईएएस अधिकारी के बारे में सुना होगा जिन्होंने एक युवक को थप्पड़ मारा। हो सकता है कि वो अच्छे जो है जज्बाती वो अधिकारी होंगे कि नहीं नहीं हमको लॉकडाउन बिल्कुल एकदम इंप्लीमेंट करना है। आपने सुना होगा त्रिपुरा के एक डीएम के बारे में कि वहां पर उन्होंने मैरिज हॉल में पहुंचकर वहां पर लोगों को पीटना शुरू किया, धमकाना शुरू किया। वहां पर उनके जो मोटिव और इंटेंशन है वो शायद अच्छे थे। वो चाहते थे कि लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा न करें, गलत तरीके से ना आए, कोरोना के दौर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न करें, लेकिन शायद उनका जो तरीका है वो सही नहीं है, और हमें ऐसे लोगों को यहां पर समझने की जरूरत है। यूपीएससी फिल्टर करता है, यूपीपीसीएस फिल्टर करता है ऐसे लोगों को जिनके अंदर इस तरीके की पर्सनैलिटी वह इम्बैलेंसेस हो। तो आपको वो समझना होगा कि आपसे वो चाहते क्या है। तो पहली चीज ये है कि वो चाहते हैं कि ये अथॉरिटी वाला जो सेंस है, ये अथॉरिटी वाला सेंस हर जगह काम नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी का पहला नियम है, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, हम मोनार्की में नहीं रहते हैं कि हर किसी को सूली पर चढ़ा देंगे। तो डेमोक्रेसी का पहला नियम ये काम कहता है कि आप परसुएट करेंगे, यानी लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को समझाएंगे, उनको वहां पर इंस्पायर करेंगे जिससे वो लोग जाएं। लेकिन कोई भी सलूशन जो है वो केवल फोर्स से और केवल मोटिवेशन से कोई डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। असल में पहली चीज तो ये है कि हमें रियल प्रॉब्लम समझना चाहिए और तब हम उस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, अब हम एक परिवार, एक गांव में गए, वहां के घर में सभी लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हम अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। चलिए स्कूल भेज देते हैं, प्राइमरी स्कूल तक भेज देते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के लिए हम नहीं भेजेंगे क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हमने उनसे बातचीत करना शुरू किया कि क्यों आप अपने बच्चों, हम समझाना शुरू कर रहे हैं। हमने कहा कि आप क्यों अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि भाई अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी तो उनकी मैरिज नहीं होगी, हमारी कम्युनिटी में पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी नहीं होती है। अब यहां पर एक चीज तो इस तरीके की, ये पहले बहुत ज्यादा देखा जाता था, आज दूर दराज के गांव में इस तरीके के सेंटिमेंट देखे जाते हैं। तो अब हमें यह समझ में आया कि हमें केवल इसलिए मोटिवेट इन्हें नहीं करना है कि ये अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें, बल्कि गर्ल्स को लेकर, विमेन को लेकर जो एक तरीके का वह स्टीरियोटाइप इमेज बना हुआ है कि पढ़ी लिखी औरतें जो हैं वो सही नहीं होती हैं हाउसवाइफ के रूप में। तो हाउसवाइफ के रूप में उन लड़कियों को वहां पर प्रेफर किया जाएगा जो कम पढ़ी लिखी हो, या वहां पर वो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा घरेलू कामों में पारंगत हो। तो एक जो उस इमेज को है वो अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो लंबे समय तक आप अपने उस योजना में सफल नहीं होंगे जिसके तहत आपको लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए उन्हें मोटिवेट करना है। आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए। वहां पर दूसरा आपने देखा कि चूंकि इंटरमीडिएट कॉलेज काफी दूरी पर है तो घर वाले कह रहे हैं कि भी हम इतनी दूर बच्चियों को नहीं भेज सकते हैं। वहां रास्ते में ऐसा एक इलाका, एक ऐसा सुनसान क्षेत्र है जहां बहुत से मनचले लड़के होते हैं, हमें डर लगता है अपनी बच्चियों को लेकर कि वहां पर उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इससे अच्छा है कि हम इनको कॉलेज भेजे ही ना, स्कूल भेजे ही ना। अब आपके दिमाग में एक दूसरी चीज आई कि ओके,
सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है, सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, और इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, वहां पर ध्यान देना होगा। और सुरक्षा के लिए एक तो ध्यान यह देना है कि जो वहां पर मनचले लड़के हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन आप हमेशा हर जगह कहीं भी कोई बदतमीजी कर रहा है सोसाइटी में, कहीं भी कोई लॉ को ब्रेक कर रहा है सोसाइटी में, अथॉरिटी हर जगह नहीं पहुंच सकती। आप खुद से पूछिए, क्या आप जिस जिले में जाएंगे हर जगह हर एक हिस्से में आप तुरंत का तुरंत वहां फोन आया कि यहां प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम है, आप पहुंच जाएंगे या अपनी टीम को भेज देंगे? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आपको एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां पर प्रॉब्लम्स ही मिनिमाइज हो जाएं, और जहां पर इनिशियल लेवल पर सोसाइटी ही इतनी कैपेबल हो कि वो प्रॉब्लम को फेस कर सके। यानी बच्चियों के पास सेल्फ डिफेंस का स्किल हो, वो अपने को डिफेंड कर सके इनिशियल लेवल पर, ये कम से कम स्किल वहां पर होना चाहिए। हां, और दूसरा, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो हमारी टीम, हमारा बैकअप, ये सब भी होना चाहिए। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आपके दिमाग में आया कि चलिए ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट यहां पर एस्पेक्ट है, हमें इस पर भी देखना है। तीसरा, वहां पर हो सकता है कि कोई परिवार बोले कि आखिर पढ़ लिख के लड़कियों का होगा क्या, आखिर इनको तो जाना है विवाह करके दूसरे के घर, तो ऐसे में हम क्यों इतना खर्चा इनके ऊपर करें, आने जाने, और वहां पर बुक से लेकर ट्यूशन से लेकर तमाम तरीके के एक्सपेंडिचर हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं उनके ऊपर हम इतना खर्च करें कि हम अपने लड़कों पर, जिनको हमें हमारे साथ बुढ़ापे में रहना है, उनका जो है वो फ्यूचर सिक्योर ना हो, हम तो उन पे ज्यादा ध्यान देंगे। कई बार इस तरीके के लॉजिक भी आते हैं। तो जब इस तरीके के लॉजिक आते हैं तो आपको यह पता चलता है कि सोसाइटी कैसे सोचती है। सोसाइटी में इसी तरीके से अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के किसी कम्युनिटी के पास गए, हो सकता है पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो, वे अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं चाइल्ड लेबर के रूप में। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास फैमिली इनकम नहीं है, मैं बीमार रहता हूं अमूमन, और अगर हमारा बच्चा काम नहीं करेगा तो आप पैसा देंगे, आप अधिकारी हैं, आप सोचिए। अगर ये कोई एक अगर मजदूर आपसे बोले, कोई एक इस कम्युनिटी का व्यक्ति आपसे बोले, तो हो सकता है कि आप वहां पर बोलें कि हाँ ठीक है हम आपको देंगे। लेकिन ये एक बड़ी आबादी, और केवल ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं है, ये इसलिए बोल रहा हूं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि मैक्सिमम जो है अभी भी पॉवर्टी जो यहां देखी जा रही है वो यहां पर देखी जा रही है। बाकी हर एक ग्रुप में, चाहे वो यहां पर अपर कास्ट हो, ओबीसी ग्रुप हो, सब में कहीं ना कहीं ये पॉवर्टी आ रही है। अगर वो अचानक आपसे बोल दिए कि नहीं हम अपने बच्चे को तो काम कराएंगे, हम स्कूल नहीं भेजेंगे, स्कूल से कुछ होगा नहीं, काम करके सीख जाएगा, कल को जो है इसके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाएगा और इसका काम बन जाएगा, इसको नौकरी लग जाएगी, एक अपना दुकान खोल लेगा यहां पर परचून का या यहां पर जो है वो कुछ बनाने का। तो ये इस तरीके के आर्गुमेंट आ जाए तो आपके लिए और ज्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं। कैसे ऐसे लोगों को समझाया जाए, कैसे ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, ये इतना आसान भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले समझिए कि किस तरीके के अप्रोचेस हैं, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी इस तैयारी को भी फ्रेम देना है। आप किसी माइनॉरिटी ग्रुप के पास गए, वहां पर भी सेम प्रॉब्लम आया कि नहीं हम अपने बच्चे को काम कराएंगे, या हम वहां पर जो है बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते, वहां पर वो आइसोलेटेड फील करता है। हो सकता है कोई माइनॉरिटी ग्रुप का व्यक्ति जो है, फैमिली जो है, वो बोले कि हमारा बच्चा स्कूल तो गया था साहब, लेकिन वहां पर लोगों ने इसको बहुत चिढ़ाया, इसका नाम का मजाक उड़ाया, इसके साथ गलत तरीके से ट्रीट किए, क्योंकि अपनी ग्रुप का, अपनी कम्युनिटी का एक ही बच्चा वहां पर है, बाकी अदर कम्युनिटी, अदर रिलीजन के लोग वहां पर है। अब ये आप सोचिए कि ये वेरियस जो हैं एस्पेक्ट्स हैं, ये आप लोगों को फेस करने हैं। तो इसलिए सोसाइटी जो है, जब तक उसके माइंडसेट को आप नहीं समझेंगे, तो क्या आपको लगता है कि यहां पर आप कोई एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाएंगे? यानी इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट, इंडियन सोसाइटी का नेचर क्या है, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और यही रीजन है कि आपके सिलेबस में वह सोसाइटी को समझने के लिए आपको फोर्स किया जाता, आपसे ये कहा जाता है कि आप सोसाइटी को समझिए। लेकिन एक चीज और यहीं पर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, कोई भी आज जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, इस सभी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं इनके हिस्टोरिकल जो है फैक्टर्स हैं। हम आपसे पूछें कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहां पर विमेंस के साथ इस तरीके की चीजें होती हैं, तो आप जाएंगे
एंशियंट हिस्ट्री में या मिडिवल हिस्ट्री में, जब आप बताएंगे कि लेटर वैदिक इरा में अचानक जो है यहां पर डिग्रेडेशन होता है, अदरवाइज उसके पहले तो जेंडर इक्वेलिटी हमारे यहां फीचर हुआ करता था। गार्गी, विदुपा, अलोपमुद्रा, इन सब का नाम आप लेते हैं कि बहुत सी महिलाएं थी जो वेदों का मंत्रोच्चार किया करती थी और सोसाइटी में उनको वही पोजीशन मिला हुआ था जो पोजीशन पुरुषों को मिला हुआ था। लेकिन लेटर वैदिक इरा में धीरे धीरे बदलना उनका स्थिति वहां पर हुआ और आगे जो है यह देखा गया कि जैसे जैसे आगे यहां पर इन्वेडर्स यानी बाहर से वह आक्रमणकारी आते गए, विमेंस को जो है वह डोमेस्टिक जो है वह रोल तक ही कन्फाइंड कर दिया गया। पब्लिक लाइफ में उनके पार्टिसिपेशन पे रोक लगा दिया गया जिससे कि वो इन्वेडर की निगाहों में न आए। और जब यहां पर वह तुर्की का अटैक, मतलब जब यहां पर इस्लाम जो है आता है, तो इसके बाद से यह देखा गया कि पर्दा प्रथा भी जैसे जो ट्रेडिशंस थे वो भी यहां पर स्टार्ट हो जाता है। और इन सब वजहों से कुल मिलाकर बहुत जल्द यह देखा गया कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी होता है, उससे आप ये चीजें समझ पाते हैं। तो हिस्ट्री आपको दोनों चीज बताता है। जैसे एक और चीज यहीं पर समझिएगा, राजा राम मोहन राय जब उन्होंने सती प्रथा का विरोध करना शुरू किया, आपको क्या लगता है कि सती प्रथा का विरोध उन्होंने कैसे किया होगा? वो लोगों के पास गए होंगे, उनकी भाभी को जब सती किया गया, राजा राम मोहन राय की भाभी को, तो उनको बड़ा तकलीफ हुआ कि हमारा सोसाइटी कैसा है कि पुरुष का लाइफ अगर खत्म हुआ तो इसके आधार पर महिलाओं का जीवन भी खत्म। उन्होंने कहा ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। उनके दिमाग में और किसी के दिमाग में ये बड़ा नेचुरल सा सवाल आना चाहिए था कि अगर महिला को सती किया जाता है तो महिला अगर पहले मर जाए तो क्या पति को उसके साथ सती किया जाना चाहिए, और नहीं किया जा रहा है तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? ये चीज वहां पर जरूरी था। तो उन्होंने पता लगाया, उन्होंने देखा कि असल में पुराने शास्त्रों का हवाला देकर समाज इस काम को कर रहा है। वो समाज में गए सबको समझाने के लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप महिलाओं के साथ गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं। समाज ने कहा कि भाई ये तो हमारे शास्त्रों पुराणों में लिखी हुई बात है, आप इसको कहां से गलत ठहरा सकते हैं। तो उन्होंने फिर से अपने हिस्ट्री को रीडिस्कवर किया, उन्होंने उन शास्त्रों को कोट किया। उन्होंने कहा यह बहुत देर बाद की बात है, हमारा जो ओरिजिनल हमारा वे ऑफ लाइफ है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, कहीं भी सती प्रथा मेंशन नहीं है। ये गलत तरीके से कुछ लोगों ने इस अपने मेल जो है डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए लेटर फेज में इस तरीके के ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाया है। ये गलत है, ऐसे ट्रेडिशन पे हमें रोक लगानी होगी। तब कहीं जाकर सती प्रथा पर रोक लगाने का मुहिम, तब लोगों ने सुनना भी शुरू किया। यानी हिस्ट्री हमें वो हमारी आइडेंटिटी भी बताती है, हमारी डिग्निटी भी बताती है, हमारे मोराल को बढ़ाती है। हम गर्व से कहते हैं कि हमारे यहां आर्यभट्ट थे, भास्कराचार्य थे, हम गर्व से कहते हैं कि हमारे यहां बीजगुप्त थे, हमारे यहां कौटिल्य थे, हम बहुत से लोगों का नाम लेते हैं। ये जो हमारा प्राउड फील हम करते हैं, वो एक नेशनल कैरेक्टर हमारा फॉर्म करता है। हम एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में खड़े हो जाते हैं। हम सब इंडियन एक अलग तरीके के विजन को लेकर यहां पर आते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ा फीचर हमारे यहां का ये है। यही चीज हमें यहां पर अट्रैक्ट करती है, यही चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। क्लियर है? तो एक सोसाइटी के रूप में हमारी जो हिस्ट्री है, यह भी क्या है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब एक और एग्जाम्पल मैं केवल ले रहा हूं और उस एग्जाम्पल से आप समझिए। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई ऐसा है कि पूर्वांचल का इलाका है और इसका विकास करना है, बड़ा पिछड़ा है, इसका रोड मैप बनाना है। तो चलिए बताइए कि क्या रोड मैप होगा। आप वहां पर अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, आपने कहा कि यहां पर स्टील प्लांट लगाते हैं, बड़ी नौकरी मिलती। अब आप बताइए कि क्या आपका ये डिसीजन स्टील प्लांट लगाने का सही होगा? क्या आप वाकई यहां स्टील प्लांट लगाना चाहिए? आपने बोल तो दिया। क्यों? क्योंकि आप जो है एक बार जमशेदपुर गए थे, जमशेदनगर, आप झारखंड गए थे, वहां पे आपने देखा स्टील इंडस्ट्री जो है, बड़ा पैसा वहां पर हो रहा है। अब जब ये आपने प्रपोजल दिया, स्टील प्लांट लग भी गया और कुछ दिनों के बाद देखा गया वो ठप हो गया। क्यों ठप हो गया? किस चीज की जानकारी आपके पास नहीं थी? आपसे बोला गया कि भाई यहां पे सब लोग तो खेती कर रहे हैं, कुछ बताइए खेती को कैसे सही किया जा सकता है। आपने कहा बिल्कुल बहुत सही है, यहां पे हम लोग चाय का उत्पादन करते हैं, कॉफी का, बड़ा पैसा होता है, चाय और कॉफी का हम प्लांटेशन करते हैं।
अगर आप इस तरीके का सजेशन, मतलब आप जो है और आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, बस आपके दिमाग में ये चल रहा है कहां पे ज्यादा जॉब क्रिएट हो सकता है, कहां से ज्यादा रेवेन्यू हो सकता है। आपने कहा चाय कॉफी ये सब बड़ा, काजू का हम यहां पर उत्पादन करेंगे, हम कैश क्रॉप लेकर आएंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि शायद आपके पास वो इंफॉर्मेशन लैक करता है जिसे हम ज्योग्राफिकल फैक्टर कहते हैं। शायद हो सकता है आप ज्योग्राफी सही तरीके से नहीं समझ रहे, हो सकता है कि आप इकोनॉमी का लैंग्वेज सही तरीके से नहीं समझ रहे। अगर आप ज्योग्राफी इकोनॉमी नहीं समझ रहे हैं तो यकीन मानिए आपका हर एक प्लान जो है क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी आपसे यह बोलेगा कि भाई जहां का क्लाइमेट जैसा है, जो उसे सपोर्ट करता है, उसी तरीके का वहां का जो है इकोनॉमिक सिस्टम भी होना चाहिए, सोशल सिस्टम भी होना चाहिए। अब यहां पर जो स्टील प्लांट लगाएंगे, आयरन जो ओर हैं यानी लौह अयस्क, वो मिल रहे हैं झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और आप प्लांट कहां आकर लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं यूपी में। शायद ये सूटेबल नहीं है, शायद ये यहां के लिए कंडीसिव नहीं है। यहां के लिए हो सकता है इंडस्ट्री कुछ और चीज की डिमांड करती हो, जैसे यहां एग्रीकल्चर है। यूपी की बात करें, एग्रीकल्चर जो है एक्टिविटी होती है, यहां पर फ्लड प्लेन भी है, यहां पर जो है नदी जो है, कई नदियां हैं, बाढ़ वगैरह आते रहते हैं, उर्वर मिट्टी वहां पर है। लेकिन यहां पर जो मिट्टी है वहां चाय नहीं होगा, वहां कॉफी नहीं होगा, वहां कॉटन नहीं होगा। यहां की मिट्टी, यहां का वाटर, यहां की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल जो है वो प्रोडक्ट अलग अलग यहां के लिए सूटेबल हैं। अगर आप वो चीज नहीं बना पा रहे हैं प्लान, तो आप बिल्कुल मिसफिट हैं सिस्टम के लिए। यानी आप के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके ज्योग्राफी को, अच्छे तरीके से समझ सके इकोनॉमी को। यूपी का एक इलाका है बुंदेलखंड, आपने सुना होगा, और बुंदेलखंड के साथ बड़ी समस्याएं आती हैं। अक्सर जो है जब भी बुंदेलखंड का नाम लिया जाता है तो लोगों के दिमाग में एक निगेटिव सा स्टीरियोटाइप इमेज बन जाता है कि अच्छा वही चंबल वाला, वहां पर चंबल के डकैत जो हैं वो उससे चीजें वहां पर जुड़ी हुई हैं। लेकिन सही मायने में, या फिर बहुत बैकवर्ड, बुंदेलखंड आते ही एक दिमाग में आता है बहुत पिछड़ा इलाका है। जबकि बुंदेलखंड के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे यूपी का ग्रोथ इंजन बनने की अगर कहीं पर पॉसिबिलिटी है तो वह बुंदेलखंड में। वहां पर दलहन तिलहन, आज पूरे भारत में यह प्रॉब्लम चल रही है पल्सेस और ऑयल सीड्स की। अगर कोई एक जो है रीजन है जहां पर ये उसके पास स्ट्रेंथ है कि इनका प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है, तो वह बुंदेलखंड रीजन वहां पर। बुंदेलखंड वो रीजन है यूपी का जो एकमात्र ऐसा रीजन है जहां पर आपके पास रिसोर्सेस, मिनरल्स मिलते हैं, खनिज संसाधन उस इलाके में मिलते हैं उत्तर प्रदेश के। तो इस स्टेट के लिए अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करनी है तो वहां पर वह हमारा बुंदेलखंड का इलाका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल है कि इसके बावजूद बुंदेलखंड क्यों नहीं डेवलप हो पाया? इसके जवाब आप कहां पर ढूंढेंगे? आप यहां पर वह तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप उसकी ज्योग्राफी को, उसकी सोसाइटी को, उसकी इकोनॉमी को, उसकी हिस्ट्री को आप अगर नहीं जानते हैं तो आप बुंदेलखंड के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आप बुंदेलखंड की हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री वो आला उदल वाली हिस्ट्री है, वहां पे वो ब्रेवरी के लिए जाना जाने वाला है। इसीलिए गन कल्चर आप देखेंगे बुंदेलखंड में बहुत है। वहां पर अगर आप सोसाइटी को देखेंगे तो वहां पर जो ओबीसी कम्युनिटी है वो क्लियरली ओबीसी कम्युनिटी उतनी डोमिनेटिंग नहीं है। वहां दो ग्रुप हैं, एक है अपर कास्ट और एक है शेड्यूल कास्ट। पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट का बहुत ज्यादा है वहां पर। अदर जगहों पर यह देखा जाता है कि अपर कास्ट है, ओबीसी कम्युनिटी काफी बड़ी संख्या में है और फिर शेड्यूल कास्ट थोड़ी संख्या में है। लेकिन बुंदेलखंड में अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट ये दोनों जो हैं बड़ा जो है वहां पर वो अपना प्रेजेंस रखते हैं। और इस वजह से वहां पर अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट दो एक्सट्रीम पोल हैं, उनके बीच लंबे समय तक कन्फ्लिक्ट चलता रहा है। यहां सोशल जस्टिस एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो अगर वहां पर डकैती हुई, वहां पर जो है फूलन देवी आती हैं या इस तरीके की चीजें होती है, तो उसके पीछे वहां का जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो हिस्टोरिकल वहां का फैक्टर था, वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल था। आपको अगर वहां की ज्योग्राफी मालूम हो तो वहां पर यह बिल्कुल नहीं है कि पानी की कमी है, पानी की कमी या रेनफॉल, बारिश नहीं होती, यह कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वहां पर ढलान है, स्लोप है,
और पानी कहीं रुकता नहीं है। पहले के दौर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पहले बुंदेलखंड में कुएं होते थे, ट्रेडिशनल वेल होते थे। आज वहां पर वो कुएं खत्म हो चुके, पानी कहीं ठहर नहीं रहा है, तो पानी आ तो रहा है लेकिन पानी रुक नहीं रहा है, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। ये वहां के सूखे की वजह है। तो बुंदेलखंड के प्रॉब्लम को अगर समझना है तो कैसे आप समझेंगे? वहां की ज्योग्राफी को देखकर, वहां की सोसाइटी को देखकर, वहां की हिस्ट्री को देखकर, वहां की इकोनॉमिक जो है पोटेंशियलिटी को देखकर। यही तो यह एग्जाम आपसे चाहता है। अगर ये एग्जाम बनाया गया है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है, सिलेबस अलग अलग पेपर में दिए गए, क्यों आपसे हिस्ट्री पूछा जाता है, क्यों आपसे इकोनॉमी पूछा जा रहा है, क्यों आपसे पॉलिटी पूछा जा रहा है, आईआर पूछा जा रहा है, पेपर 4 यहां पे लाया जा रहा है? क्योंकि जब कल को फ्यूचर में आप एक सिविल सर्वेंट के रोल को प्ले करें तो आपके पास मिनिमम इनपुट हो, और ग्राउंड लेवल पर जाकर आपने जो पढ़ा हुआ है और जो आप वहां पर देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी, दोनों को एक दूसरे से जोड़कर एक बेहतर डिसीजन ले सके। इसलिए बोला भी जाता है कि यह प्री ट्रेनिंग सेशन आपका चल रहा होता है। यानी जो तैयारी है ये अपने आप में एक प्रशिक्षण का काम चल रहा है, कि जहां पर आप वो बेसिक इनपुट्स अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। तो पहली चीज आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस हमारे लिए क्या मायने रखता है। इसीलिए एक भी प्रश्न यूपी पीसीएस में सिलेबस के बियॉन्ड नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी। आपका पहला काम क्या होना चाहिए? सिलेबस में दिए हुए एक एक वर्ड पे आपका कमांड होना चाहिए। आप यहां पर तो हमारा कल से जो रोल होगा वो क्या होगा कि अगर हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉलिटी के सिलेबस में दिया गया एक एक टर्म जो है वह क्लियर होना चाहिए, सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। पहला हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है कि उसको अच्छे तरीके से करें, वो एक अलग पहलू। अभी हमने पहली चीज आपको बताई कि सिलेबस का इंपॉर्टेंस समझिए। सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कल को आप सिविल सर्वेंट के रूप में अपना रोल बेहतर तरीके से प्ले कर सकें। अब एक दूसरी चीज यहां पर समझिए, और वो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि कल को आप अधिकारी बनते हैं तो अधिकारी बनने के सामने थोड़ा इमेजिन करते हैं कि क्या चैलेंजेस आपके पास आ सकते हैं, कैसे चैलेंजेस आएंगे, और उससे हम इस एग्जाम की तैयारी को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं एक पीसीएस अधिकारी की ही बात बताता हूं। एक सीओ सिटी है और किसी दिन जो है हम लोगों की रात में यूं ही बात हो रही थी, और कहीं पर एक जो है कोई व्यक्ति जो है उनका बीमारी का हालत था, हॉस्पिटल अरेंज कराना था, तो वहां पर बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी लाइक सिचुएशन था। तो उन्होंने जो है काफी रात 12 बजे किसी तरीके से उन्होंने वो सारा चीज मैनेज किया, और वहां पर ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा उनको धन्यवाद देने का है। तो वहां पर ये देखा गया कि रात में जो है बड़ी एक्टिवली जो है उन्होंने काम किया, सारी चीजें उन्होंने, ऐसा नहीं कि मैं जितनी भी बार फोन कर रहा हूं हर बार रिसीव करना, बहुत ही कूल काम तरीके से सारी चीजें करना। तो ये चीज रात में ये चीजें वहां पर हो रही थी। कब हो रही थी? 12 बजे। और दिन भर वो आदमी जो है, पंचायती चुनाव इधर भी चल ही रहे थे यूपी के, दिन भर वो आदमी थका हुआ था, उसके बावजूद वो फोन रिसीव कर रहा था 12 बजे रात में। उसकी अपनी फैमिली लाइफ भी है, लेकिन एक लाइफ स्टेक पे लगा हुआ था, इसलिए वो फोन रिसीव कर रहा था। ये अलग बात है कि वो स्टूडेंट भी है, लेकिन स्टूडेंट होने के बावजूद किसी का पर्सनल लाइफ अलग है, पब्लिक लाइफ अलग है। रात 12 बजे इस तरीके के फोन करना, बहरहाल ठीक है, उसने रिस्पॉन्ड किया वहां पर, और वहां जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। जिन फैमिली का इशू था वो इशू भी वहां पर सॉर्ट आउट हुआ। फिर रात में बात करते, ये सारा जो प्रोसेस था ये करते करते 2 बज गए रात में। फिर मैंने कहा आप तुम सो जाओ, हम लोग कल बात करते हैं। अगले दिन जब हमारी बात हुई तो मैंने कहा कैसा रहा, नींद उद आई थी सही से? तो उसने बताया कि जैसे ही भैया हमने आपका फोन रखा, थोड़ी देर हमने सोने की कोशिश की, बट उसके बाद अचानक फोन जो है घंटी बजी कि सर यहां पर जो है एक 3 मंजिला बिल्डिंग जो है वो ढह गई है और उसमें एक फैमिली दब गई है। रातों रात भैया वहां पे हमको जाना पड़ा, और वहां पर जब हम गए तो ऐसी स्थिति थी कि जेसीबी मशीन वगैरह से वो निकालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कैजुअलिटी और ज्यादा बढ़ जाती। तो वहां पर हाथ से ही, बड़े बड़े पत्थर थे, हाथ से निकालना ही हमारे पास ऑप्शन था। हमने अपनी पूरी टीम को लगाया,
6 घंटे ये सब कुछ चलता रहा और वहां से जो है वो सब चीजें जो हैं वहां से हटाई गई और वहां पे जो डेड बॉडीज वगैरह थे उनको फिर वहां किसी तरीके से रेस्क्यू किया गया और बाकी लोगों को वहां पे आसपास वो सिक्योर किया गया। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? ये जो आपका काम है सिविल सर्विसेज में आप आ रहे हैं, तो शुरुआत में अट्रैक्शन अलग तरीके का है। अट्रैक्शन इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि अब जो है जिंदगी बिल्कुल एकदम सेटल हो जाएगी, बिना काम धाम के पैसा भी मिलेगा, अथॉरिटी भी रहेगा, आराम से कुछ करना नहीं है, बस गाड़ी में बैठना है और पहुंचना है ऑफिस में और वहां पे जनता बैठी रहेगी, उनकी बातों को सुनना है, सॉर्ट आउट करना है, हटाना है, फिर घर आ जाना है। कई बार हम इस तरीके का यहां पर अपने दिमाग में एक परसेप्शन लेकर चलते हैं कि ये है यहां पर टफ लाइफ है। सिविल सेवा में अगर आप आते हैं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं बहुत इजी लाइफ है, अधिकारी जो है बहुत आराम की जिंदगी जीते हैं, बहुत मस्ती में रहते हैं लेकिन आराम की जिंदगी जीते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। आपके पास टाइम मैनेजमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो रूटीन वहां पर बड़ा अलग तरीके का रहता है। आप सुबह निकलते हैं, देर रात तक पहुंचते हैं। आपको मालूम है कि आपका घर जो आवास है वो एक तरीके का मिनी ऑफिस होता है। ऑफिस तो ऑफिस है, आपका एक ऑफिस आपका वो घर होता है। देर रात तक वहां पर आपके अधिकारी वगैरह आते रहते हैं। कई बार ऐसा आपके साथ होगा कि जो सीनियर ऑफिसर हैं अचानक आपको 10 बजे फोन करेंगे, 11 बजे फोन करेंगे कि आज अभी तुरंत मीटिंग लेना है। ये मत समझिए कि मीटिंग का मतलब है कि वो जो ऑफिस टाइम होता है उसमें मीटिंग होती है। मीटिंग कई बार रात में होती है। अचानक आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप वहां पर पहुंचे। आपका छोटा सा बेटा जो है आपसे बोल रहा है कि पापा कहीं मत जाइए, आज हमारे साथ रहिए, हमको डर लग रहा है, लेकिन पापा को जाना है वहां पर। तो देर रात में मीटिंग में जाते हैं, देर रात वहां से आते हैं। लाइफ जो है कई बार चैलेंजेस लेकर आती है, लेकिन ये आपने चुना है, ये आप चाहते हैं इस तरीके की लाइफ। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीजों से अगर इरिटेट हो जाएगा, अगर वो टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानता है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप जो है आपके पास रात में अचानक एक सूचना आती है कि बगल के एक क्षेत्र में, एक कॉलोनी में जो है एक विमेन के साथ वहां पर कुछ बदसलूकी हुई, उसका मर्डर हो गया है कुछ लोगों ने, और ये बड़ा इशू वहां पर बन रहा है। विमेन एक्टिविस्ट वहां पर पहुंच रही हैं। आप तेजी के साथ वहां पर पहुंचते हैं क्योंकि इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। आप वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही आप वहां पर पहुंचते हैं आपको सूचना मिलती है कि मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक दूसरे प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं और प्रोटोकॉल के तहत आपको वहां पर बुलाया जा रहा है। अब आपके सामने ये भी एक क्वेश्चन है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट कैसे करूं जल्द से जल्द, और सॉर्ट आउट करने के साथ साथ वहां तक कैसे पहुंचूं। आप अपने कोई कलीग्स को, अपने सबऑर्डिनेट को कहते हैं कि चलिए इस चीज को आप देखिए, तब तक वहां पर आप मिनिस्टर साहब के पास पहुंचते हैं। यहां पर जो विमेन की डेड बॉडी थी उसको लेकर वह चक्का जाम कर दिया जाता है, सड़कों पे जाम कर दिया जाता है। लोग बहुत गुस्से में, अब आप उनको समझाने के लिए जा रहे हैं, वो आपके ही खिलाफ पथराव करने को आतुर हैं कि आप ही हैं, आप लोग जो है क्रिमिनल्स को, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया, आपने अपराधियों को छिपाया है, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। मिनिस्टर्स आए हैं, उनको यहां पे लेकर आइए। मिनिस्टर साहब ने कहा कि तुमको देखना है, नौकरी अगर करनी है तो तुम संभालो, हमको मत बुलाओ। ऐसे सिचुएशन कई बार अधिकारियों के सामने आते हैं और इधर जो है घर से फोन आ रहा है, पत्नी बोल रही है, पति बोल रहे हैं। अगर आप जो है लेडी अगर ऑफिसर हैं या कोई पुरुष ऑफिसर, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों के सिचुएशन में देखिए कि एक तरफ परिवार का स्ट्रेस, एक तरफ काम का स्ट्रेस, और फिर सबसे खतरनाक बात क्या है, आप जब काम करते रहते हैं आपका एक अपनी आइडेंटिटी वहां पे गढ़ दिया जाता है। आइडेंटिटी क्या गढ़ दिया जाता है कि ये तो हमेशा अपर कास्ट के अधिकारी हैं, ये बस अपनी ही कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, हम लोगों के लिए बारे में सोचते ही नहीं। तो वहां पर कास्टिज्म वहां पर बनता है कि अच्छा ये तो यादव जी हैं, ये तो भैया जो है ब्राह्मणों के खिलाफ ही काम करेंगे। तो एक जो है अपर कास्ट, लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, ये अलग तरीके का कास्ट सेंटिमेंट वहां पर काम करता है, लॉबिंग वहां पर चलती है। ऐसे में काम करा पाना टीम से बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसी तरीके से वहां हिंदू और मुस्लिम का काफी ज्यादा चलता है। अगर आप मुस्लिम अधिकारी हैं और बाकी के लोग वहां पर मैक्सिमम हिंदू जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, आप उनसे काम कैसे करा पाएंगे? वो आपको पहले से ही एक स्टीरियोटाइप नजरिए से देख रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है यहां पर। तो आपकी एक इमेज गढ़ दी जाती है, आपके बारे में किस्से कहानियां वहां पर गढ़े जाते हैं। खासकर अगर कोई लड़की है, कोई महिला जो है अधिकारी वहां पर है, तो उसके बारे में तमाम चीजें वहां पर बोली जाती हैं। यानी स्ट्रेस बहुत ज्यादा आने वाला है, और ये स्ट्रेस जो नेचुरली मैनेज कर ले, मतलब जिसको फील ही ना हो,
मतलब जिसे मालूम है कि इस तरीके के सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, वो आदमी सिविल सर्विसेज में सफल होने के लायक है। टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये दोनों बहुत जरूरी चीजें यहां पर हैं। इसीलिए आप देखेंगे इस पूरी तैयारी के दौरान आपकी सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके से अपनी तमाम जिंदगी की प्रायोरिटीज में से समय निकालकर अपनी पढ़ाई को चुना है। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके पास और भी फैमिली वर्क, बहुत से लोग कहते हैं, जैसे बहुत सी लड़कियां आप में से कहेंगी कि सर हम तो शादीशुदा हैं और हम जो है तैयारी भी करना चाहते हैं लेकिन घर में भी बड़ा काम रहता है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पर रोल प्ले करना होगा। आपको लगता है कि नहीं, कल को मैं पूछूं कि कल कैसे आप कर लेंगे अधिकारी बनने के बाद, आप कहेंगे सर उस वक्त तो बहुत से लोग होंगे काम वाम करने वाले, तो उस वक्त जो है ये सब सिचुएशन हैंडल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, उस वक्त और आज में पर ये अंतर नहीं। उस वक्त तो बहुत मुश्किल होने वाला है और उसके बावजूद आप आसानी से हैंडल, क्योंकि वो सिचुएशन आपको फोर्स करेगा, आपके एक एक सेकंड को वर्थ बनाने के लिए वो आपको फोर्स करेगा। जब फोर्स करता है तब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, या तो नौकरी छोड़िए या अपने को बदलिए। आज आप तैयारी कर रहे हैं तो कंफर्ट जोन में रहकर तैयारी करते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये जो कंफर्ट जोन का जो यहां पर सिचुएशन है, चलो आज नहीं कल, अब आज जो है मूवी देख लेते हैं, कल पढ़ाई होगी, तो कई बार आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं और यही जो आपका मेन प्रॉब्लम है, आपकी तैयारी को एक सही डायरेक्शन नहीं देने देता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहां पर कि आपको कैसे जो है अपने आप को वह मोबिलाइज करना है, कैसे अपने आप को जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, ये वो फैक्टर हैं जो इस पूरे एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले ही बार बार कह रहा हूं, इस एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो केवल इसे एक एग्जाम के रूप में मत समझिए, ये अपने आप में आपको काफी बड़ा एक परिवर्तन अपनी पर्सनैलिटी में भी करना होगा। यह पर्सनैलिटी मैनेजमेंट का एग्जाम है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पर्सनैलिटी को जितने बेहतर तरीके से मैनेज किया, वो इस एग्जाम में उतने बेहतर तरीके का परफॉर्मेंस देकर आएगा। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, हम सरदर्द करने लगता है हमारा, हम हमेशा अक्सर वह विक्टिम वाली फीलिंग लेकर चलते हैं। बहुत से लोग आते हैं कि सर आप जानते नहीं, हमारे यहां बहुत प्रॉब्लम है, घर में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये आपके साथ अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो क्राउड की प्रॉब्लम है। आप अपने आसपास जितने भी लोग बैठे रहेंगे क्लास में, आप किसी से भी पूछिए कि अच्छा अपनी कहानी बताओ, हर कोई बोलेगा कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, घर वालों ने बोल दिया 2 साल है। और लड़कियां जो खासकर, कोई भी लड़की आती है पहला उसका ये स्टेटमेंट रहता है कि सर हमको 1 साल में आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, जो आप कहेंगे जैसे पढ़ना होगा हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर हमको 1 साल में बनना है क्योंकि घर वाले 1 से अधिक साल नहीं देंगे। अब ये अलग बात है कि 5 साल बाद जब वो मिलती हैं तो फिर यही बात बोलती हैं कि सर अब की तो पापा ने बोल दिया है कि अब बहुत समय निकल गया है, अब हम तुम्हारी शादी कर देंगे, सर हमको बताइए कि आखिर हमारा कैसे निकले। मेन रीजन ये है कि जो है हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं, जो आने वाला है हम उसको लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं। आपकी स्ट्रेटजी इस बात पे डिपेंड करती है, उसका सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने रियलिस्टिक हैं और कितना ये जो प्रेशर है, जो अननेसेसरी आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप बाहर निकलते हैं। आप इस एग्जाम को एंजॉय करेंगे तब आप इसको क्रैक कर पाएंगे। और आप पहले से विक्टिम फीलिंग के साथ आ रहे हैं, पहले से एक्सक्यूज लेकर आ रहे हैं कि ब्लेम गेम में आप शिकार ना बने, पहले ही आप गढ़ते हैं अगर कल को मैं सफल नहीं हुआ तो फिर लोगों को क्या कहूंगा। तो आप बताएंगे कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, टीचर वगैरह सर तो कहते थे कि अगर तुम अधिकारी बन गए तो फिर तो जिले का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन क्या बताएं यार, घर से जो है सपोर्ट नहीं मिल पाया। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम रहा, तबीयत बहुत खराब रहा, इस वजह से नहीं हो पाया। तो ये याद रखिए, सक्सेस जो है, आपकी सफलता वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप एक्सक्यूजेस गढ़ने वाले इंसान है या आप ऑनेस्ट इंसान है। अगर ईमानदार व्यक्ति रहेंगे, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो एग्जाम ऑलरेडी दे चुके होंगे और एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा होगा, उसके बावजूद उनसे पूछा जाए, वो उनके साथ के लोग उनसे पूछते होंगे कि अच्छा ये बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो कहते होंगे कि बहुत अच्छा एग्जाम गया,
लेकिन क्या बताएं, हमको लगता है कि इंटरव्यू में बोर्ड ने बड़ा गलत काम किया। इंटरव्यू जो है सब कास्ट सिस्टम है वहां पर, या वहां पर बड़ा गलत तरीके से लेते हैं। यार क्या बताएं, वो रटने वाले थे, उनका तो मेंस निकल गया रट्टू तोता का। अब देखो हमारा तो जो है, हम एनालिटिकल पावर हमारे अंदर ज्यादा है। अब ये रटने उठने की चीज हमसे नहीं हो पाती, नहीं हो पाता है। ये यूपी पीसीएस का एग्जाम का तरीका ही गलत है। ये फैक्चुअल चीजें पूछते हैं, इंफॉर्मेटिव। अब जो उस तरीके वाले लड़के होते हैं वो आगे निकाल लेते हैं। आपके पास बहाने हैं, आप अपने को बदलिए। आपको एग्जाम क्रैक करना है, अगर फैक्चुअल पूछा जा रहा है तो आप फैक्चुअल तैयारी कीजिए, कंसेप्चुअल पूछा जा रहा है कंसेप्चुअल। आप अपनी तैयारी को क्यों इस तरीके से बना रहे हैं कि आप यहां पर सीधे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप वहां पर जाना चाहते हैं? सिंपल सा एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, और उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आप देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, सिलेबस क्या कहता है, उन दोनों के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और वहां पर अपना आगे का तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों के पास एक्सक्यूजेज हैं, कंफर्ट जोन में भी हैं और एक्सक्यूजेज भी हैं। पहले तो इनको बदलिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिगनर होते हैं, जो बिगनर होते हैं उनके साथ बड़ी अच्छी चीज भी होती है, बड़ी बुरी चीज भी होती है, और वो है एनर्जी। उनका एनर्जी उनके लिए दुश्मन और उनकी ताकत दोनों रहता है। वो आते ही, जो नए आप में से 21-20 साल के बच्चे होंगे, 22 साल के आएंगे, पहले ही दिन उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पहला अटेम्प्ट, भाई का पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होके रहेगा, और सुपर डुपर कॉन्फिडेंस के साथ कि ना इस बार तो देखना। ये सब बूढ़े लोग ये सब तैयारी करेंगे यार, ये लोग तो जो है ना हमेशा कभी इधर घूमते रहते हैं। देखो तरीका पढ़ने का, विजुलाइज करना चाहिए, चीजों को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो आपके पास कभी कभी क्या होता है, ओवर स्मार्टनेस, और वो ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत है, एनर्जी है, रोमांच है, कुछ करने का जिद है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसकी वजह से आप जो है इतने ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि उसे दो चीजें होती हैं। जैसे अगर कोई टीचर आपसे बोले कि आपका ये आंसर गलत है, या आप गलत तरीके से बोल रहे हैं, बैठ जाइए आप, तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है। ऐसे बच्चों का ईगो बड़ी तेजी के साथ हर्ट होता है, सर ने कैसे बोला। और या फिर वहां पर जो है वो अगर बोला जाए कि भाई जो है तुम जो है अच्छा अभी इसमें इंप्रूव करना है, ये इस चीज को करना है, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता है, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। नए बच्चों के पास एनर्जी होती है लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार हो सकते हैं, ये चीज आपको सावधान रखना होगा। और दूसरा, ये जो एनर्जी है ना, ये शुरुआती दौर में होती है, 3 से 4 महीने के बाद हर एक की तैयारी में एक डीके आना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे जब और कई कंटेंट, पहले तो एक टॉपिक पढ़ रहे, पॉलिटी पढ़ने अच्छा लग रहा है कि चलो पॉलिटी में अच्छा, ये भी बात है, तो वहां पर पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है। 2-3 महीने के बाद पॉलिटी भी हो गया है, हिस्ट्री भी हो गया। पॉलिटी वाला जो पढ़े थे वो तो भूल गए, हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री तो ठीक लग रहा है, लेकिन पॉलिटी या इकोनॉमी हुआ तो वो तो भूल गए। अब इस तरीके की जब चीजें जहन में आती हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और उस प्रेशर के बावजूद क्या आपकी तैयारी चल पा रही है, ये बड़ा मायने रखता है। तो यहां पर कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो पढ़ाई है उसमें रेगुलरिटी है या नहीं है, कंटिन्यूटी है या नहीं है। आप जो है एक मिनिमम लेवल का एनर्जी लेवल क्या आप हमेशा बनाकर रखे हुए हैं, या आप फ्लक्चुएशन के शिकार हैं, कभी एकदम से एनर्जी लेवल हाई हो गया, कभी एकदम डिम हो गया। ऐसे अगर लोग रहेंगे तो उनके लिए ये मान के चलिए कि परीक्षा जो है वो बहुत, सफलता बहुत दूर होती जाएगी। ऐसे लोगों को भी सफलता मिलती है लेकिन सफलता दूर होती जाती है। सही तरीका होता है कि आप जो है एक अपना एवरेज जो कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल है वो कैसे आप कंटिन्यूटी के साथ बनाए रखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो सीख यहां पर आपको समझनी है इस पूरे एग्जाम की, और कल से चूंकि क्लास हम पूरा फॉर्मल तरीके से पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे, इसलिए ये सब चीजें आज बात कर लेना मेरे लिए जरूरी है। जैसे कि आप कल के बाद तैयारी जब शुरू करें, पॉलिटी टॉपिक जब कंप्लीट हो और आपसे पूछे कोई कि पॉलिटी को पढ़ के आपको कैसा लगा, क्या एग्जाम के क्वेश्चन क्रैक हो रहे हैं, या जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि हाँ पॉलिटी हमारी क्लास में चली थी, सर ने पढ़ाया था, और एक एक क्वेश्चन पूछो कहां से आपको पूछना है। ये कॉन्फिडेंस जब आए तब तो मैं मानूंगा कि मेरे क्लास के पढ़ाने का कोई मकसद सफल हुआ। और केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, पॉलिटी पढ़ा दिया आपने, पॉलिटी पढ़ लिया, लेकिन उससे कुछ खास वहां पे निकल के नहीं आ रहा है, तो ये जो है यहां पर वह हमारे लिए वह फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इसलिए जो है पहले तो इस बात को समझना, क्या हम बता रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने प्रेजुडाइसेस छोड़ने होंगे। कल से जब पॉलिटी क्लास चल रही है तब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।
पूर्वाग्रह, बायसनेस आपको छोड़ के आने होंगे इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। क्या है पूर्वाग्रह आपके, थोड़ा सा उसको भी बात कर लेते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब यह है, प्रेजुडाइज होने का मतलब यह है कि कई बार हम जिस चीज के बारे में नहीं जानते ना, हम पहले से उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। जानते कुछ नहीं है और राय हमने ओपिनियन ड्रॉ कर लिया, और इस वजह से कई बार हम एक गलत जजमेंट तक पहुंचते हैं। तो कल जब डिबेट कल से स्टार्ट होंगे, मान लीजिए हमने प्रियम्बल पढ़ा, हमने कहा सेकुलरिज्म, क्या इंडिया सेकुलर है या नहीं, डिबेट चलेगा। लव जिहाद का मुद्दा चल रहा था, ऐसे डिबेट चलेंगे आपके पास। या फिर जो है रिजर्वेशन का मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा है, ऐसे बहुत से इश्यूज हैं। इन मुद्दों में आपका नजरिया किस तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर आप हिंदू हैं, एक अलग तरीके का आपका नजरिया है, आप मुस्लिम हैं, एक अलग तरीके का नजरिया है, अपर कास्ट हैं, एक अलग तरीके का नजरिया है, लोअर कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, आपका एक अलग तरीके का नजरिया है। आपका जो ये विजन आपके दिमाग में क्यों यहां पर फेयर जो है वह असेसमेंट नहीं होता है, न्यूट्रल असेसमेंट क्यों नहीं होता है, क्यों हम बायस्ड होते हैं? इसकी वजह है क्योंकि आप जिस परिवेश में आपका जन्म होता है और आपका जो है नर्चरिंग होती है, आप अपने परिवार में हैं, परिवार में ही पहले बता दिया गया कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो। हिंदू घर में बता दिया गया कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुस्लिम घर में बताया गया हिंदू ऐसे होते हैं। इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप इमेज। हिंदू बच्चे के लिए एक स्टीरियोटाइप इमेज मुस्लिम की अलग है, मुस्लिम के लिए हिंदू की स्टीरियोटाइप इमेज अलग है। लड़के के लिए लड़की की स्टीरियोटाइप इमेज अलग है, लड़की के लिए लड़के का स्टीरियोटाइप इमेज अलग है। यहां पर अलग कास्ट के लिए अलग कास्ट का, अलग कास्ट का अलग कास्ट से वो स्टीरियोटाइप इमेज अलग है। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, लड़का लड़की दोनों में इमोशनल, ये कई बार मैं पूछता रहता हूं क्लासेस में, और ये इसलिए पूछता हूं कि बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन है, और ये सब ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जो हमें सोचने चाहिए। मैं पूछूं कि लड़का और लड़की में ज्यादा इमोशनल कौन है, सभी लोग, मैक्सिमम लोग जवाब देंगे लड़कियां ज्यादा इमोशनल है। बात भी सही है, लड़कियां क्या है, ज्यादा इमोशनल है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई लड़कियां इमोशनल होती हैं और लड़के इमोशनल नहीं होते हैं? लड़के जो है ज्यादा लॉजिकल होते हैं, और यही सिद्धांत, यही थ्योरी आज से सदियों पहले स्थापित की गई, और कहा गया लड़कियां जो हैं वो दिमाग से पैदल होती हैं और लड़के जो हैं दिमाग से तेज होते हैं। लड़के जो हैं बड़े क्रूर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, लड़कियां जो हैं वो बड़ी संवेदनशील, बड़ी नाजुक होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। ये एक स्टीरियोटाइप इमेज है, इसका बायोलॉजिकल फैक्टर से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं। क्यों नहीं है? 6 साल के मुन्ना भैया जब पहली बार उनकी आंखों में आंसू आए, उन्होंने रोया और उनके पिताजी ने देख लिया। पिताजी वहां पर गए, उन्होंने एक थप्पड़ रसीद किया, उन्होंने कहा बदतमीज कहीं के, लड़कियों की तरह रोते हो, शर्म नहीं आती है तुमको? उस दिन मुन्ना भैया को एहसास हुआ कि अगर आंखों में आंसू आए तब तो हम लड़की हो जाएंगे, यानी मैं लड़का हूं, इसकी पहचान है कि रोना नहीं है, और आंसू किसकी हथियार है? ये लड़कियों की हथियार है। इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं यहां पर स्टीरियोटाइप इमेज। तो मुन्ना भैया का दिल हमेशा आज भी रोता है, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं दिखा सकते। वो 3 इडियट की तरीके से बाथरूम में घुसेंगे, वहां पर जाकर रोकर आएंगे, वो सबके सामने नहीं दिखाएंगे। तो वहां पर पुरुष को कठोर बनना सिखाया गया है, और महिलाओं को बोला ही गया है कि भाई आंसू क्या है, तुम्हारे हथियार हैं। तो वहां पर एक ऐसा सोशलाइजेशन होता है जहां पर लड़के और लड़कियों का एक स्टीरियोटाइप इमेज क्रिएट कर दिया जाता है, और यही चीज जो है वो गैप क्रिएट करती है। हम आगे हमने कहा कि ये सब डिबेट डिस्कशन स्टार्ट होंगे तो हम बात करेंगे कि यहां पर आरक्षण के मुद्दों पर भी इसी तरीके का बंटवारा देखा जाएगा। मैं पूछूंगा कि अच्छा ये बताइए, मैं किसी एक अपर कास्ट की लड़की से पूछूंगा कि आप बताइए आरक्षण होना चाहिए या नहीं। अब मान लीजिए कि 12वीं के एग्जाम में के बाद वो आईआईटी की तैयारी करना चाहती थी, पीएमटी की तैयारी करना चाहती थी, एग्जाम दिया था, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से उनकी एक दोस्त जो उनसे स्कूल में कम टैलेंटेड थी, वो अचानक जो है वो कम मार्क्स पाकर भी सेलेक्ट हो जाती है, और वो सेलेक्ट नहीं होती है। तो वो उनका जवाब क्या होगा? वो कहेंगे कि सर मैं तो भुक्तभोगी हूं ना, विक्टिम हूं। ये बहुत गलत कंसेप्ट है, रिजर्वेशन किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। कौन? जो एक अपर कास्ट की लड़की है, अगर मैं उससे ये सवाल पूछता हूं कि क्या रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं, तो वो कहेंगे नहीं। फिर मैं उनसे दूसरा सवाल करूंगा कि यूपी पीसीएस में
लड़कियों को आरक्षण दिया गया है, आप वो आरक्षण क्लेम करेंगी या नहीं? तो कहेंगे कि बिल्कुल क्लेम करेंगे, क्यों नहीं क्लेम करेंगे? जहां हमारे लिए सुविधा है वो चीज हमारे लिए अच्छा है, और जहां हमारे लिए वो हानि है वो हमारे लिए सही नहीं। हम असल में अपनी सुविधाओं के अनुसार चीजों को सही और गलत ठहराते हैं। हमने कहा यहां तटस्थता नहीं है, यहां निष्पक्षता नहीं है। अगर मेरे लिए रिजर्वेशन हो जाए तो रिजर्वेशन अच्छा हो जाएगा कंसेप्ट, और रिजर्वेशन उनके लिए है तो रिजर्वेशन खराब है। पहले हमें समझना होगा ना जो कंसेप्ट, अब रिजर्वेशन सही या गलत हम तो बाद में बात करेंगे। हम यहां यह बताना चाहते हैं कि एक ही चीज को लेकर परिस्थितियां बदलते ही आपके नजरिए बदल जाते हैं। आपको फायदा हो रहा है तो अच्छा, आपको घाटा हो रहा है तो आपके लिए वो बुरा है। तब तो आप तटस्थ नजरिया नहीं रख रहे हैं ना, निष्पक्ष नजरिया नहीं रख रहे हैं। तो कल को जब हम लोग डिबेट करेंगे, हमें तटस्थता चाहिए, हमें निष्पक्षता चाहिए। हम यहां पर हिंदुओं से बात करें कि अच्छा ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड 110% होना चाहिए। और अगर मुसलमानों से बात करें तो कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये केवल और केवल साजिश है मुसलमानों को सबऑर्डिनेट बनाने की, उनको यहां से भगाने की, खत्म करने की। फिर दोनों से पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। यकीन मानिए हमारी बड़ी आबादी, पढ़ी लिखी आबादी छोटी सी, उसको छोड़ दीजिए, जो पढ़ी लिखी भी और जो जागरूक है, अधिकांश आबादी को कहीं भी ये इल्म ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। चाहे वो हिंदू हो जो पैरोकार हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना ही होना चाहिए, हम ला के रहेंगे, और चाहे मुस्लिम हो जो इसका विरोध करते हैं, अधिकांश लोगों। अब ये सही है या गलत हमने कहा ये तो बात का डिबेट है, हम लोग पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहां पर ये तो कम से कम होना चाहिए। अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मालूम है क्या कैसे चीज है, और आप नजरिया रखते हैं कि ये सही और गलत है। नजरिया कब रखा जाएगा? जब हमको मालूम हो ना उस चीज के बारे में, तब तो अपना ओपिनियन रखेंगे। अधिकांशतः आप लोगों के पास बहुत सी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, और यहां पर उसके बावजूद आप अपना ओपिनियन ड्रॉ कर लेते हैं, ये सही नहीं। कल से आपको ये सीखना है। पॉलिटी में डिबेट बहुत है, पॉलिटी में डिस्कोर्स बहुत ज्यादा है, अलग अलग छोटे छोटे हर एक आर्टिकल से कुछ ना कुछ चीजें निकल के आती। इसलिए आप लोगों के लिए अब यहां अलर्ट होना पड़ेगा कि आप जो है अपनी तैयारी को सही तरीके से शेप दे सकें। क्लियर है? तो पहला जो सबसे जरूरी चीज ये है कि यहां पर आपको अपनी तैयारी जो है वो एक सही दिशा में लेके जानी है, सही तरीके से करनी है। क्लियर है? अब तीसरी चीज, अंतिम आज का सेशन जो है लंबा नहीं खींचेंगे। कल जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो क्लास के साथ हम बहुत सी चीजें इस तरीके की तैयारी की स्ट्रेटजी से लेकर अप्रोचेस से लेकर हम लोग बात करते रहेंगे। तो उसी पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल से जब क्लास स्टार्ट होगी तो क्या कैसे किया जाना है और आपको कैसे तैयार रहना है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आप लोगों के लिए, आप सभी लोग सिलेबस आपके पास होना चाहिए। हो सकता है कि आपके टेलीग्राम ग्रुप में जब आप जुड़े होंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में जिससे भी आप जुड़े हैं, आप लोगों को सिलेबस सेंड किया गया होगा। नहीं भी किया गया होगा तो भी क्लास के बाद जो है सिलेबस सेंड करा दिया जाएगा। पहला काम यह है कि आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जीएस का सिलेबस क्या कहता है। और कल से चूंकि हम लोगों को पेपर 2 स्टार्ट करना है तो पेपर 2 का सिलेबस तो हम ही बता देंगे आपको। पेपर 2 में पॉलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का सेगमेंट है, वो तो कल हम सेगमेंट सिलेबस से ही शुरू करेंगे। आप भी एक बार सिलेबस देखकर आइएगा, पहली चीज। और सिलेबस हमेशा आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस के एक एक शब्द रटे होने चाहिए। मतलब अगर कल को मैं पूछूं तो आप ये नहीं, मैं आपसे पूछूं, अभी तो अधिकांश लोग ऐसी स्थिति में है जो लोग तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं, उनसे पूछ दें पेपर 1 में क्या क्या आता है, पेपर 2 में, पेपर 3 में, पेपर 4 में, कई चीजें कई बार कई लोग नहीं बता पाते। और क्वेश्चन जब आते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन आए। यकीन मानिए पहला काम यह है, आधी सफलता तो तभी तय हो जाएगी जब आप केवल सिलेबस में लिखे गए शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। यकीन मानिए आधी सफलता वहीं पे तय हो जाती है। और बहुत से लोगों को जो सिलेबस में दिए गए टर्म हैं वो नहीं मालूम है। सिलेबस आपकी पेरिफेरी क्रिएट कर देगा कि यहीं तक प्रश्न आएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे। तो आपको उस पेरिफेरी में ही तैयारी करनी है। पहली चीज तो ये डिसाइड करना है। दूसरा जो काम आपको करना है वो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनका ट्रेंड एनालिसिस करना सीखिए। ट्रेंड एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है? आप क्वेश्चंस को कई चीजों में डिवाइड कर सकते हैं।
क्वेश्चन को डिवाइड करने का मतलब क्या है? जैसे एक क्वेश्चन होता है फैक्चुअल, वन लाइनर क्वेश्चन, ये कहां पाया जाता है, क्यों मिलता है, मतलब कहां पाया जाता है, ये कौन है, ये क्यों फेमस है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। और एक होता है जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। तो आपने डिसाइड किया कि अच्छा पॉलिटी सेगमेंट से इतने क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं और इतने क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते हैं, हिस्ट्री सेगमेंट से, इकोनॉमी सेगमेंट से। तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं पहले तो उसका नेचर समझिए, क्वेश्चन कहां से आते हैं, आपके दिमाग में एक आइडिया लगना स्टार्ट होगा। फिर आपने सिलेबस देखा, सिलेबस में आपने देखा कि अच्छा ये जो पार्लियामेंट वाला टॉपिक है यहां से तो बड़े क्वेश्चन आते हैं हर साल, यानी सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ना सब है लेकिन फोकस कहां पे करना है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि थ्रस्ट एरिया क्या है, वो एरिया जो अनअवॉइडेबल है और जहां 110% आपको अपना एनर्जी वो लगाना है। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस करना है। वो ट्रेंड एनालिसिस हम भी करेंगे, यहां पर जो फैकल्टी है वो भी पुराने आए हुए क्वेश्चन की ट्रेंड एनालिसिस आपके साथ करेगी, हम करेंगे आपके साथ, बताएंगे। कल हम जब स्टार्ट करेंगे क्लास तो हम ट्रेंड एनालिसिस के ही जरिए शुरू करेंगे कि पॉलिटी सेगमेंट से कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन आपको अपने तरीके से भी ये काम सीखना चाहिए। कई वेबसाइट्स वगैरह हैं, आप उन पे भी सर्च कर सकते हैं कि जो है पॉलिटी का जो है ट्रेंड एनालिसिस, हिस्ट्री का ट्रेंड एनालिसिस। लेकिन ये करिए, सभी स्टूडेंट से मैं बार बार बोल रहा हूं ट्रेंड एनालिसिस करिए, क्योंकि वो ऐसा इंसाइट आपको देगा, एक ऐसा आपको वहां पर विजन देगा कि आप ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और आप उसी हिसाब से तैयारी शुरू करेंगे। तीसरी चीज क्या है? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो रिसोर्स मटेरियल है वो डिसाइड कीजिए, तो एक बार में और सही तरीके से डिसाइड कीजिए, एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। होता यह है कि हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के कई बुक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब में आपको दर्जनों ऐसी अच्छी किताबें, ऐसा नहीं कि मतलब स्तरीय नहीं, अच्छी किताबें आपको मिल जाएंगी। लेकिन आप उसमें क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। एक टॉपर ने बताया कि लक्ष्मीकांत से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं, लक्ष्मीकांत पॉलिटी का सबसे अच्छा किताब। दूसरे किसी टॉपर ने कहा कि हमने तो लक्ष्मीकांत पढ़ा था, वो प्रीलिम्स वाली किताब है, मेंस वोंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमने तो पॉलिटी सेगमेंट के लिए पीएम बख्शी साहब किताब आती, बड़ी अच्छी किताब थी, हमने वो पढ़ लिया। तीसरे आदमी ने कहा अरे कहां आप इन सब चीजों में, इतने मुश्किल मुश्किल किताबों में उलझे हुए, सुभाष कश्यप की किताब पढ़ लो, अगर वहां के बाहर क्वेश्चन आए तो गारंटी। तो हमसे कहना, शिक्षक जो है क्लास लेना शुरू किए, टीचर हमने आपसे कल बताया, हमने कहा कि ये देखिए किताब उताब मत पढ़िएगा, ये सब किताबें उताब में नहीं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं यही सब कुछ है, इसी के इर्द गिर्द रहना है आपको, इसके बाहर नहीं रहना है। आप हर एक मोड़ पर क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, और इसलिए आपकी तैयारी भी कंफ्यूज हो रही है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिएगा कि आपको किताबें पढ़नी है, पहला तो हम ये आपको क्लियर कर दें। बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है, और ये आप समझिए कि एक तो जो सर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ाएंगे, सही चीज आपको सजेस्ट करेंगे, लेकिन आपको भी अपने स्तर पर अवेयर होना है। और अवेयर क्या होना है, क्लास और खुद की सेल्फ स्टडी दोनों में एक अच्छा को रिलेशन होना चाहिए। कई बार आप जब कोचिंग में आते हैं तो आप ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये नहीं रहा है कभी पहले के समय में जब बच्चे पढ़ने आते थे तब वो टीचर अगर एक चीज बता रहे हैं तो बच्चे 4 चीजें पढ़ा करते थे, एक अलग तरीके का वहां पर एनर्जी लेवल होता था। आज जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मटेरियल अवेलेबल है, लोग रेडीमेड पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं, गलत नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा तरीका भी नहीं है। और इसलिए आपको बता रहे हैं कि दोनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर स्मार्टनेस भी होना चाहिए, लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो आपके पास जो है वो थॉट्स बन नहीं रहे होते हैं, लैंग्वेज बन नहीं रहे होते हैं, उसके लिए आपको बुक्स रीड करना होता है। और बुक्स में सबसे पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी को दी जाती है, हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और एक कोई रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए, कोई भी रेफरेंस बुक। अगर आप जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हैं चलो ठीक है, अगर ध्येय का जो बुकलेट डीएससी का बुकलेट है वो पढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, कोई भी चीज जो एक बुकलेट, लेकिन अब ये नहीं कि सारा बुकलेट उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिए कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, नहीं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं
तो आपको लगा कि खुल्लर साहब की बुक अच्छी है, हम उसको पढ़ लेते हैं, तो ठीक है, पढ़ लीजिए वहां पर कोई भी एक बुक। मडवाल जी की किताब आपको लगती नहीं, मैं मडवाल जी की किताब पढ़ी, लेकिन एक ही, अब ये नहीं कि 10 जगह पहले एक्सपेरिमेंट करिए, आप पहले से क्लियर कर लीजिए कि क्या आपको पढ़ना है, सोर्स मटेरियल आपका क्या होगा। हाँ, लेकिन अगर आप एक दो राउंड रिवीजन कर लिए किसी चीज को, जैसे ज्योग्राफी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, क्लास किया, और क्लास के ही ड्यूरिंग हमने खुल्लर साहब की किताब भी पढ़ ली, तो 3 चीजें हमने किया। फिर हमने कुछ महीनों के बाद फिर से ज्योग्राफी उठाई और रिवीजन कर लिया, तो अब हमारा क्या है, कमांड जो है ज्योग्राफी पे बन गया है। लेकिन बावजूद इसके जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि ये एरिया ऐसे हैं जो इस किताब से हो नहीं पा रहे। और हमको किसी हमारे फ्रेंड ने बताया कि हमने ये वाली किताब पढ़ी, माजिद हुसैन सर की किताब पढ़ी है, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा उन्होंने कवर किया है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमें कौन सी पूरी किताब पढ़नी है, हमने वो जो मटेरियल था वो उतनी चीजें वहां से पिक कर ली और उतनी चीजें केवल हमने देख ली। अब ये नहीं कि माजिद हुसैन साहब की वो चैप्टर अच्छा लगा तो सारा हम किताब पढ़ना शुरू कर दिए, जो हमारा अपना किताब रहेगा। तो हमें बड़ा प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बनानी होगी, तब कहीं जाकर वो हमारे लिए सफलता का काम करेगी। दूसरी चीज है कि हमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जैसे कल से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहले तो हमारा क्लास चलेगा 2 घंटे, फिर हम लोग उसके बाद कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, हर क्लास पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, और उन क्वेश्चन का मॉडल आंसर जो है उसके थ्रू हम वहां पर आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो कल से हम लोगों को आंसर राइटिंग करना है, आपको भी आंसर राइटिंग करना है, लिखना है। हम यहां पे हर क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन देंगे और उसकी फॉर्मेटिंग पूरी कराएंगे, जिससे आप लगातार अपना आंसर इंप्रूव कर सकें, आप अपने आंसर में क्वालिटी ला सकें। और यहां पर जो चैनल आपको दिया गया है, आप उस ग्रुप में आप अपने आंसर वगैरह क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। लेकिन यह सबसे जरूरी चीज है कि आपको आंसर के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वेट अगर आप करेंगे कि नहीं नहीं कल जो है हम लिखना शुरू करेंगे, परसों, कभी अच्छा दिन कभी नहीं आएगा। और यकीन मानिए, पॉलिटी के क्लास के ही ड्यूरिंग अगर आपने ईमानदारी शो की तो मेरा अपना बिलीव है, मेरा अपना विश्वास है कि आपको कभी फ्यूचर में आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। यह मेरा अपना बिलीव है। यह बिलीव इसलिए नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं इस मामले में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरा बिलीव इसलिए है क्योंकि मुझे यह मालूम है कि आपको किस तरीके से गाइड करना है। और यह अभी 1-2 साल की बात नहीं, ये बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और वेल टेस्टेड एक्सपीरियंस है। न जाने कितने स्टूडेंट्स पर यह पूरी तरीके से अप्लाइड ये एक्सपीरियंस है। इसलिए मुझे कहीं भी ये डाउट नहीं है कि आपका आंसर राइटिंग अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन आपसे भी तो मुझे वहां पर मदद चाहिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे, यानी आप भी आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, तब कहीं जाकर ये क्या हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। तो आंसर राइटिंग जो है आप लोगों को क्या करना है, शुरू करना है। क्लियर है? चौथी जो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर है कि हमें कल से जब तैयारी शुरू करनी है तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमारे पास रिवीजन और रिवीजन के साथ साथ जो है वह कंटेम्पररी चीजों से कैसे अपने को जोड़ सकें। मतलब यह है कि मान लीजिए जैसे मैं पॉलिटिकल से पढ़ाना शुरू करूंगा तो मेरी अपेक्षा यह रहेगी कि हर एक टॉपिक के साथ आप करंट की चीजों को अपने साथ जोड़ सकें। मतलब घर गए आपने एक टॉपिक, मैंने प्रियम्बल आपको पढ़ाया, प्रियम्बल में आपको मैंने सेकुलरिज्म, सोशलिज्म ये हमने पढ़ाया। अब आप घर जाइए और देखिए कि हमारे सेकुलर फैब्रिक के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, या कोई कानून बना और उसको क्यों कहा जा रहा है कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है या ये सेकुलरिज्म के लिए बहुत जरूरी है। क्यों बोला जा रहा है कि ये कोरोना के काल में सोशलिस्ट गवर्नमेंट जरूरी हो गई। क्या है ये सोशलिस्ट, और अगर इतनी जरूरी है तो क्या सोशलिस्ट गवर्नमेंट, पूरी दुनिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट दिख रही है या कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट दिख रही है? कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट अगर वो जो है दिख रही है तो क्या रीजन है कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट जनता को अच्छा लगने के बावजूद नहीं दिख रही है? कुछ तो वजह होगा। तो हमें इन चीजों को करंट से जोड़ना है, क्या क्या घटना कहां कहां घट रही है। तो आप लोगों को थोड़ा उस चीज के लिए अपने को इंगेज करना होगा, इन्वॉल्व करना होगा। आप लोगों के जो भी डाउट होंगे ड्यूरिंग क्लास वो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, उसके जरिए जो है हम आपको रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। जो आपका व्हाट्सएप या जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, हम वहां पर आपको आंसर का रिस्पॉन्ड भी करते रहेंगे। हमारी अपनी टीम भी रहेगी, आपकी हर तरीके की जो नीड है उसको फुलफिल करती रहेगी। कंटेंट के लेवल पर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लेवल पर, टेस्ट प्रैक्टिस के लेवल पर
हम कोशिश करेंगे कि हर इंटरवल में आपका प्रीलिम्स का और मेंस का टेस्ट पेपर ऑर्गेनाइज कराया जा सके। कोई टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, पॉलिटी चल रहा है, तो बीच बीच में उसके टेस्ट भी होने चाहिए। तो हम चाहेंगे कि आपका प्रैक्टिस भी वहां पर होता रहे, और हम चाहेंगे कि मेंस का तो डेली प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे कि अगर कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो तो सेंस ऑफ कंप्लीटनेस हो, ये ना हो कि ये आधा अधूरा रह गया है, कहीं से कुछ और पढ़ना है, कहीं से कुछ और पढ़ना है। जिस दिन पॉलिटी कंप्लीट हो आपको लगे कि अब हमें और कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं। एनसीईआरटी कल से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। 9th 10th 11th 12 की एनसीईआरटी है। कल हम इन सब चीजों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो आज हम लोग अपने क्लास को यहीं तक कन्फाइन रखते हैं। कल से जो है आपकी जो क्लास होगी वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होगी। कल हम एक बार ब्रीफ में जो सिलेबस है उसको पहले डिस्कस करेंगे नए सिरे से। आप पहले खुद देखकर आएंगे, ट्रेंड एनालिसिस करके आएंगे, प्रीवियस ईयर के जो पॉलिटी के क्वेश्चन है पीसीएस के, आप उसको देखकर आएंगे, सिलेबस को देखकर आएंगे। तब कहीं जाकर जब कल से क्लास स्टार्ट होगी तो एक रिदम में क्लास होगी और एक अलग तरीके की फीलिंग के साथ स्टार्ट होगी। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप डाउट ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो कल जो है हम लोग इन मुद्दों पर फिर डिस्कस करते हैं। कल तक के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।